तो कल हम लोगों ने ओवरलैपिंग की बात कर ली थी। यहाँ पे ओवरलैपिंग मैंने आपको टाइप्स बता दिए। अब उसके आगे डिस्कशन करना है। देखो, पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, उसी पे फोकस कर रहा हूँ। छोटे मोटे टॉपिक जिनसे रेयरली क्वेश्चन आता है उनको भी छोड़ेंगे, किसी को नहीं, सब पढ़ेंगे। वो भी मैं आपको धीरे धीरे बीच बीच में या लास्ट में बताऊंगा। जिन पे मेनली फोकस है वो टॉपिक जिन पे एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, यूजुअली उन्हीं से आते हैं, उन्हीं पे पहले फोकस है। तो ओवरलैपिंग की स्ट्रेंथ तो हमने निकाल ली। अब बॉन्ड की स्ट्रेंथ हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए अभी थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। वेट इन द सेंस कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे और बहुत सारे फैक्टर्स भी वर्क करते हैं। केवल जो है ओवरलैपिंग के बेस पे हम स्ट्रेंथ को केवल एक्सप्लेन नहीं कर सकते बॉन्ड की। तो वो और कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो कंपाउंड की स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारे होते हैं। तो वो अभी हम लोग जब आगे टॉपिक पढ़ेंगे, थोड़ा और स्ट्रक्चर्स का आइडिया हो जाएगा, तब मैं आपको अलग से बॉन्ड स्ट्रेंथ के फैक्टर्स बताऊंगा। क्योंकि वहां पे एस करेक्टर भी लगेगा, लोन पेयर रिपल्शन भी लगेगा, बैक बॉन्डिंग भी लगेगा। तो बहुत सारे फैक्टर लगेंगे। अभी हमने जब वो पढ़े ही नहीं है तो उसको हम यहाँ पे बताने से कोई मतलब भी नहीं है। तो जब वो पढ़ लेंगे तब फिर उनको डिस्कस करेंगे हम चैप्टर के लास्ट में। ठीक, तो वो लास्ट में आएगा। फिलहाल अगला जो टॉपिक है, हमने दो थ्योरी बताई थी कोवेलेंट के लिए। एक तो ओवरलैपिंग थ्योरी हो गई, दूसरी थी हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। अब हमारा फोकस है नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी कैसे वर्क करती है। और आई थिंक ये तो सबको पता ही होगा कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। और एक चीज और हमें काम आएगी, वो होता है फॉर्मल चार्ज। दो चीजें, ठीक, और स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। ठीक, तो चलो देखो जरा, स्ट्रक्चर बनाना तो मैंने आपको बता ही रखा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, देखो, तो पहले फॉर्मल चार्ज पढ़ाऊंगा, फिर हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। फॉर्मल चार्ज को एफ से डिनोट करते हैं। देखो, जैसे कोई भी कंपाउंड है, जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, उनकी कुछ खास बातें होती है ना। जैसे अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, लोग कोवेलेंट को ही अभी डिस्कस कर रहे हैं, आयनिक की बात इसके बाद में करेंगे। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है। जैसे ये कंपाउंड्स को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, दे आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक, दूसरी बात, इन इनके अंदर डायरेक्शनल नेचर होता है, दे आर डायरेक्शनल। माने कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है वो डायरेक्शनल होती है, दे आर डायरेक्शनल। माने एक पर्टिकुलर एक्सिस पर ये कहीं बॉन्ड बनाएंगे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं दैट इज, आई मतलब दैट इज माने अर्थात, दे हैव, इनमें क्या होता है, डेफिनिट, इनके अंदर डेफिनिट ज्योमेट्री होती है। ठीक, इनकी क्या होगी, डेफिनिट ज्योमेट्री होती है, शेप होती है ना। इनकी कुछ ज्योमेट्री होगी, कुछ शेप होगी। ज्योमेट्री शेप में थोड़ा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस क्या होता है अभी आगे आएगा, जब वेस्पर थ्योरी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो इनके अंदर कुछ डेफिनिट ज्योमेट्री होती है, डायरेक्शनल होते हैं, ये डेफिनिट एंगल होंगे। तो जैसे कि हम कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ये कहें कि मीथेन जो है CH4 इज टेट्राहेड्रल होता है। मीथेन का स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री वर्ड अभी चलो हम हटा देते हैं यहाँ से बार, अभी चूंकि इन दो इसमें हमने अभी आपको बताया नहीं है, आगे आएगा। यहाँ पे हम ज्योमेट्री की जगह वर्ड यूज कर लेते हैं भी स्ट्रक्चर, डेफिनेट स्ट्रक्चर वर्ड यूज कर लेते हैं। तो मीथेन जो है वो टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल ऐसे, अभी बताएंगे आगे। और एंगल यहाँ पे फिक्स होते हैं। तो मीथेन का एंगल जो होता है 109 डिग्री
28 मिनट्स और 30 सेकेंड्स का होता है। ठीक है, ये डबल ऊपर बना दिए, इसको सेकंड कहते हैं, 1 बनाया है तो इसको मिनट कहते हैं। तो 109 डिग्री 28 मिनट 30 सेकेंड्स होता है। नियरली लोग इसको सिंपली 109.5 लिख देते हैं या सिंपली 109 भी बोल देते हैं कभी कभी। तो इतने का एंगल है। ठीक, तो देखो एंगल भी फिक्स है, शेप स्ट्रक्चर भी कुछ इसकी फिक्स है, स्ट्रक्चर भी। तो ये चीजें कहलाती है इसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। ठीक, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, वो हम आयनिक बॉन्ड से कंपेयर करेंगे। अभी जो जिनकी जरूरत यहाँ है, हम उन प्रॉपर्टीज की सिर्फ बात कर रहे हैं। तो हमारे काम की बस अभी यही प्रॉपर्टी है, बाकी हम अलग से डिस्कस करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज को बाद में। तो देखो जरा, अब इनकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज को, स्ट्रक्चर्स को हम कैसे एक्सप्लेन करें। कंपाउंड की देखो स्ट्रक्चर जो बनाते हैं हम, ये जैसे ये स्ट्रक्चर बनाने का जो मेथड है, इसको हम कहते हैं लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से हम लोग बनाते हैं, है ना। तो हम लोग क्या यूज करते हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए, लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जो हम लोगों ने पहले बना चुके हैं। ठीक, सिंपल सा है, जैसे वाटर है ना, जैसे अमोनिया है मान लो, तो इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं कि भाई नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 और 5, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, तो लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन क्या है, 1, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन को तो एक एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपने डबलेट को पूरा करने के लिए। और जो हमारा नाइट्रोजन है, इसको हमें ऑक्टेट को पूरा करने के लिए क्या चाहिए, अभी 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो इसलिए इसको हम लोग कैसे शो करते हैं कि नाइट्रोजन के ये 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दो, 1 2 3 4 5, ये सब पहले बता चुके हैं उसी टाइप से, वो बेसिक है, ये सब 10th 10th में भी पढ़ चुके हो। इसका कोई यहाँ बहुत ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन बस फिलहाल थोड़ा सा बता रहा हूँ ये। और हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन की इधर शेयरिंग कर ली, ये सब, और इधर नाइट्रोजन ने क्या किया, ये शेयरिंग कर ली। तो इस तरीके से नाइट्रोजन के ऑक्टेट पूरे हो गए। ये लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहलाती है। इसको फिर हम ऐसे बना देते हैं, ये इसकी स्ट्रक्चर कहलाती है। और यहाँ पे क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन बच गए। जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उन्हें हमने कहा था लोन पेयर कहलाते हैं। और जो शेयरिंग कर लेते हैं ये सब हम क्या कहलाते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कहलाते हैं। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को वैसे लिख देंगे, बार बार आएगा। तो ये सब बनाना तो आपको आता ही है, इसलिए इससे हमें कोई मतलब नहीं है ना। कोई ये सब एग्जाम में कोई बनवा थोड़े ना, ऑब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव तो है नहीं जो ऐसे पूछे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी एक कंपाउंड की एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स भी हो सकती है, बना देते हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा वो स्ट्रक्चर कौन सी सही है ना, वो स्ट्रक्चर कौन सी सही है। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर्मल चार्ज का यूज यहाँ से शुरू होता है। तो फॉर्मल चार्ज बेसिकली क्या होता है, पहले तो इसको समझो। फॉर्मल चार्ज, पहला बात तो ये है, ये हाइपोथेटिकल चार्ज है। पहली बात क्या है, इट इज हाइपोथेटिकल, माने रियलिटी में ऐसा कोई चार्ज नहीं है, ट्रिक है, जुगाड़ है, ऐसे कह सकते हो। तो काहे के लिए ट्रिक है, ये बेसिकली यूज की जाती है, इट इज यूज्ड टू फाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ गिवन स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर कोई बना दे, तो हम कई सारी अगर एक ही कंपाउंड की, तो हमें कैसे पता चलेगा उनमें से वो स्ट्रक्चर कौन सी स्टेबल है, उसको बताने के लिए ये यूज की जाती है। ठीक है, इसको बताने के लिए। तीसरी बात, इसको हम निकालते कैसे, इसके लिए एक फार्मूला होता है, फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू, देखो एक फार्मूला है, ये याद करेंगे और इसी के बेस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मल चार्ज क्या है, F इक्वल्स टू V, V का मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन एटम, माइनस कितने बॉन्ड्स हैं। वैसे तो अलग अलग तरीके से लोग लिखते हैं, S/2 माइनस U, बुक्स में तो ऐसे लिखा रहता है, हम लोग इसको ऐसे यूज नहीं करेंगे।
हम इसको यूज करेंगे ऐसे, F इक्वल्स टू V माइनस B माइनस U। यहाँ पे V क्या है, ये है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन एटम, एटम पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। S क्या है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और U क्या है, कितने उस पे अनशेयर्ड बचे, नंबर ऑफ अनशेयर्ड माने जिन्होंने साझेदारी शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है वो कितने हैं, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑन एटम, कितने अनशेयर बचे। B है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, है ना, अराउंड एटम, उस एटम के चारों तरफ कैसे। देखो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पहले भी बता चुके हैं, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में आपको पहले भी लिख चुका हूं, ठीक। अब देखो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे कि हमारे मान लो ये 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16, ये पहले भी लिख चुका हूँ, फिर से लिख रहा हूँ, भूल ना गए हो। जैसे यहाँ पे ना बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सब तो आते हैं। यहाँ पे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, हालांकि अब इनके नीचे के भी डिस्कवर होगा, मैंने कहा था, लेकिन अभी इससे मतलब नहीं, वो पीरियोडिक टेबल बताएंगे। इधर देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, यहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलिनियम, यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ग्रुप्स लिखना पीरियोडिक टेबल के। यहाँ पे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को V, इसमें जिस 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8 लेंगे। हीलियम में 2 होते हैं, है ना, हीलियम में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कोई डाउट हो, किसी को कुछ ना समझ में आए, वो अपना चैट बॉक्स में लिखिएगा। तो ये तो हमारा फार्मूला आ गया। अब कैसे स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी निकालते हैं वो तो बात की बात है। जैसे देखो हम ये कहें, क्वेश्चन हमारा ये है, ध्यान समझो। जैसे हमने ये लिख दिया कि फाइंड मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर एजाइड आयन, एजाइड आयन होता है N3 1 नेगेटिव। तो जैसे मान लो किसी ने इसकी स्ट्रक्चर देखो ऐसे बना दी है, माइनस माइनस और ये प्लस, ऐसे एक स्ट्रक्चर किसी ने बताई फर्स्ट, किसी ने एक स्ट्रक्चर ऐसे बना दी, है ना, ये सेकंड। तो अब हमें कैसे पता चलेगा इन दोनों में कौन सी स्ट्रक्चर स्टेबल है, कौन सी स्ट्रक्चर को हम जो ज्यादा स्टेबल होती है उसी को हम सही मानते हैं। फिर ये देखो जेई का भी आया हुआ, पीएमटी दोनों में, नीट में भी आ चुका, जेई में भी आ चुका है। फाइंड फॉर्मल चार्जेस, है ना, ऑन ऑल एटम्स, ऑल एटम्स इन ओजोन में, ओजोन के सारे एटम के फॉर्मल चार्ज निकालने, ये बात ठीक। ये क्वेश्चन इस टाइप से हैं। चलो अभी देखते हैं कैसे होते हैं। अब देखो इसको जानने से पहले अभी हमें यहाँ पे बीच बीच में कुछ और की भी जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं आपको समझाने के लिए कैसे निकालना है। ध्यान से देखो, चलो हम अभी ये 2 क्वेश्चन बाद में कराएंगे, पहले दूसरे करते हैं। जैसे बाद लो हम बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं। H2O में स्ट्रक्चर गिवन है आपको, ये नहीं भी गिवन है तो इसकी तो हमें पता ही है ऐसे, ठीक। अब हमें क्या करना है, दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो देखो फॉर्मल चार्ज हम इस हाइड्रोजन का निकालने जा रहे हैं। फार्मूला क्या है फॉर्मल चार्ज का, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड्स माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे सीधे सीधे, ठीक।
तो हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो रख दो। कोई दिक्कत नहीं है। फिर माइनस बी माने बॉन्ड, हाइड्रोजन ने कुल कितने बॉन्ड बनाए हैं चारों तरफ? तो एक ही बॉन्ड दिख रहा है इसमें, तो बस हाइड्रोजन ने एक ही बनाया है। अब ध्यान से देखो, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास बेटा जी एक इलेक्ट्रॉन था और उस एक ने यहाँ शेयरिंग कर ली, तो अब खाली कितने बचे? एक भी नहीं बचा, तो अनशेयर्ड कितने हुए? 0। एक ही होता है और उस एक ने ही ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग कर ली, तो अनशेयर्ड कितना? 0। तो यानी इसका फॉर्मल चार्ज कितना आ गया? 0। तो हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज हमारा कितना आ गया? 0। ऐसे देखो इस हाइड्रोजन का निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पे भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड इसने भी एक बनाया है और एक था, उसी एक ने शेयरिंग कर ली, तो अनशेयर्ड कितना बचा? 0। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 0। अब चलो ऑक्सीजन का निकालते हैं। देखो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 अभी ऊपर मैं लिख चुका हूं, है ना। अब देखो बॉन्ड कितने बनाए ऑक्सीजन ने अपने चारों तरफ? एक इस वाले हाइड्रोजन से, एक इस वाले, मतलब 2 इसने बॉन्ड बनाए हैं। ठीक, अब देखना ध्यान से, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 और 6, 2 इलेक्ट्रॉन तो उसके शेयरिंग में चले गए, तो अनशेयर्ड कितने बचे? 4 बचे, तो इसलिए इसका भी कितना आ गया? 0। देखो पहला एग्जाम्पल हुआ, ये सिंपल से एग्जाम्पल से शुरू कर रहा हूं, फिर धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ चलेंगे। ठीक, सेकंड देखो, जैसे मान लो ये बना हुआ है, साइनाइड आयन है ऐसे, अब इसमें निकालना है हमें कार्बन और नाइट्रोजन का, हमें फाइंड करना है। तो देखो कार्बन का फॉर्मल चार्ज निकालें और नाइट्रोजन का इधर निकालते हैं। चलो पहले नाइट्रोजन का निकालते हैं। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने? सबसे पहले हमें वी रखना होता है ना, वी माने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस शेल में नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। बॉन्ड कितने बनाए नाइट्रोजन ने? देखो 1 2 3, 3 बॉन्ड बनाए। अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन थे, उस 5 में से उसने 3 बॉन्ड बनाए, मतलब एक इधर दिया होगा, एक इधर दिया होगा, एक इधर, 3 दे दिए होंगे, तो बचे कितने होंगे उसके पास? 2 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे। इसका अंदर अनशेयर्ड कितने बचे? 2। तो कितना आ गया? 0। ये समझ में आ रहा है? ठीक, कार्बन को देखो, कार्बन का आप निकालेंगे। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान से सुनो। वैलेंस शेल में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ 3 बॉन्ड है, 3 ये लिख दिए। अनशेयर्ड कितने बचे? अब देखो एटम के ऊपर अगर प्लस माइनस कुछ हो, तो जो प्लस माइनस होंगे वो यू में आप एडजस्ट करेंगे। ध्यान रखना, जो चार्जेस दिए होंगे, चार्जेस ऑन एटम शुड बी एडजस्टेड, इनको एडजस्ट करना किसमें? एडजस्टेड इन यू में, अनशेयर्ड में एडजस्ट करेंगे। ठीक, तो देखो कार्बन के 4 वैलेंस हमने रख दिए, 3 बॉन्ड बनाए वो रख दिए। अब ध्यान से सुनो, माइनस का मतलब क्या होता है आप जानते हो? इलेक्ट्रॉन बढ़ना, जितने माइनस उतने इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, प्लस माने उतने इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो कार्बन पे नॉर्मली 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान से सुनो, नॉर्मली कितने होते हैं वैलेंस शेल में? 4। चूंकि इस पे एक माइनस है, इसका मतलब इस पे हो गए होंगे 5 इलेक्ट्रॉन। 4 होते हैं, एक माइनस है, माइनस मतलब बढ़ गया, तो इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे। अब उस 5 में 3 ने तो शेयरिंग कर ली, 3 बॉन्ड बना लिए, है ना। 5 में 3 ने बॉन्ड बना लिए, तो फिर बचे कितने? 2 बचे, वही हुए अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कितना आ गया? -1। तो इसका फॉर्मल चार्ज -1। ये वाला समझ में आया नहीं आया बताओ भाई? ये समझ में आया सबके? कैसे किया मैंने कि माइनस प्लस समझ में आ गया सबको? देखो थर्ड एग्जाम्पल देखो, जो ना समझ में आए पूछ जरूर लीजिए, 1 बार 2 बार कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो दूसरा एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। देखो N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव ऐसे बना दिया है, नाइट्रोसोनियम आयन कहते हैं, इसका नाम तो था साइनाइड आयन, साइनाइड आयन था, नाम भी धीरे धीरे याद करते हैं। इसको कहते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक,
अब ये हम दोनों पे निकालेंगे फॉर्मल चार्ज, नाइट्रोजन पे भी निकालेंगे और ऑक्सीजन पे भी निकालेंगे। ठीक, देखो U में हम प्लस माइनस को सॉल्व करेंगे, लेकिन जो हमने V लिखा है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, जो हमने ऊपर क्या लिखे V हमारा क्या था, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन एटम, और किसमें, न्यूट्रल एटम में, हम न्यूट्रल मान के लिखेंगे। ठीक है, उसमें नहीं प्लस माइनस को इंक्लूड करना है। ठीक है, जो प्लस माइनस है वो बाद में बढ़े हैं, तो इसलिए उनको अनशेयर्ड में लिखना, V में काउंट मत करना, ये ध्यान रखना। चलो ऑक्सीजन का निकालते हैं पहले। देखो ये है, जैसे इसको देखो ध्यान से। ठीक, ऐसे स्ट्रक्चर बनी है, देखने में अजीब सा लग रहा है कि ऑक्सीजन के ऊपर भैया ये 3 बॉन्ड है, ऑक्सीजन की तो वैलेंसी 2 होती है ना। तो अब जरा देखो, फिर भी जैसे बना वैसे ही निकालो, जो स्ट्रक्चर दी हो आपको उसी स्ट्रक्चर में बात करनी है, दूसरी किसी और स्ट्रक्चर में कोई बात नहीं करनी है। देखो कैसे करेंगे, देखो तो देखो कैसे निकाल लें। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कभी कभी जैसी स्ट्रक्चर बनी होती है वो स्ट्रक्चर भी गलत बनी होती है ना। कभी कभी हमारी स्ट्रक्चर भी गलत बनी होती, लेकिन जो बनी है तो हमें तो वही निकालना है उसी के बेस पे। ठीक, ये वाला बल्कि मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ये करना दोनों के। मैं आपको इसी से रिलेटेड एक और बताता हूँ। देखो पहले कार्बन, एक चीज और समझानी पड़ेगी अभी पहले, तब निकालोगे, एक आध चीज में फंस जाओगे वरना। पहले एक चीज हमें बतानी पड़ेगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। थोड़ा सा भी वेट करो, इसको भी निकालते हैं। पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करनी पड़ेगी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, इसकी जरूरत पड़ेगी इसमें, क्योंकि ज्यादातर इसमें इसी टाइप वाले पूछते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, देखो पहला पॉइंट, ये एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। देखो हमने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा, उसमें क्या करता है, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा भी एक, या एक दो देता है तो दूसरा भी दो दो, या तो एक एक की शेयरिंग, दो दो की शेयरिंग, तीन तीन की शेयरिंग, माने दोनों एटम बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन नंबर में शेयरिंग में देते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, एक ऐसा स्पेशल टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। ध्यान रखो, सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, लेकिन हर कोवेलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट नहीं होता है। ये एक स्पेशल टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसमें इन विच जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, इन विच शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है इज गिवन बाय ओनली वन एटम, ओनली वन एटम, एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक, जैसे देखो कैसे, कहने का मतलब, जैसे मान लो ए और बी में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होनी है, तो पता चला दोनों इलेक्ट्रॉन साहब इन्हीं के ही है, ए के ही है, बी के कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसने कोई इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में नहीं दिया है। दोनों इलेक्ट्रॉन किसके, ए के ही है। क्या मतलब है, देखो ध्यान से देखो, एग्जाम्पल से दिखाता हूं। जैसे हम बात करें ओजोन की, देखो अब ओजोन की स्ट्रक्चर में हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए तो ऊपर वाला क्वेश्चन तभी हो पाएगा जब हमें कोऑर्डिनेट पता हो। देखो 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3। ठीक, अब ऑक्सीजन के पास कितने, 1 2 3 4 और 5 और 6 इलेक्ट्रॉन ही हो गए। ऐसे इसके पास भी 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन का क्या है भाई, एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 2 6 हुआ, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन की इधर बेटा जी शेयरिंग कर ली, और 2 इलेक्ट्रॉन की इसने इधर शेयरिंग कर ली। हाई बात समझ में। तो अभी सिर्फ 2 ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो इतना स्ट्रक्चर बन गया। देखो जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, हमने बताया था लास्ट क्लास में कि उतने बॉन्ड बना दो, डबल बॉन्ड। इस पे ये बच गए, इनसे कोई मतलब नहीं, ऐसे लिख दो। इस पे ये बच गए, वो ऐसे लिख देंगे, और ये भी बचे हुए हैं।
इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, दोनों ऑक्सीजन का 8-8 होगा, लेकिन ये तीसरी ऑक्सीजन का क्या होगा? भैया हमारा तो पूरा हुआ नहीं यार, हमारे पास तो अभी 6 ही है, मेरा क्या होगा भाई? अब तुम भी ऑक्सीजन हम भी ऑक्सीजन, तुम्हारा भला भी हम ही करेंगे। तो ये कहती है, ये बीच वाली ऑक्सीजन ये कहती है मेरे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये लो, तुम ले लो, शेयरिंग में पार्टिसिपेट करा लो, तुम कुछ मत देना। देखो इसने कुछ नहीं दिया है, और इस बीच वाली ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो ये वाली शेयरिंग जो इधर हो रही है, ये तो कोवेलेंट शेयरिंग हो रही है। कैसी हो रही है? कोवेलेंट शेयरिंग। कोवेलेंट शेयरिंग का मतलब होता है कि भाई जितने इलेक्ट्रॉन एक एटम दे रहा है उतने ही दूसरे दे रहा है, दोनों दो दो। लेकिन ये शेयरिंग एक ऐसी शेयरिंग है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन दोनों बीच वाला ऑक्सीजन दे रहा है, इधर कोने वाला ऑक्सीजन, टर्मिनल वाला ऑक्सीजन कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है। ठीक, तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट शेयरिंग। कोऑर्डिनेट शेयरिंग, इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो देता है उसको हम डोनर एटम कहते हैं। जो एटम दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको हम डोनर एटम कहते हैं। तो ये वाला हमारा एटम जो है ये क्या कहलाएगा? डोनर एटम। और जो ले रहा है इसको हम कहते हैं एक्सेप्टर एटम। ठीक, डोनर एटम, एक्सेप्टर एटम। जो डोनर है उससे एक्सेप्टर की तरफ, इसके तो इलेक्ट्रॉन 6, इनसे तो कोई कुछ हुआ ही नहीं, ये तो ऐसे ही रहे, और इससे इधर की तरफ एक एरो ऐसा बना देते हैं डोनर से एक्सेप्टर की तरफ। इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और वो 2 इलेक्ट्रॉन अब हम नहीं दिखाएंगे, जो अनशेयर्ड बचे उन्हीं को दिखा रहे हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन यानी अब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन गए हैं, ये जो रेड वाले हैं। लेकिन ये शेयर्ड ऐसे हैं जिसमें दोनों शेयर्ड किसके? बीच वाली ऑक्सीजन के। तो ये हमारा क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बहुत सारे नाम हैं, इसको भी एक बार और हम डिस्कस करेंगे डिटेल में बाद में, जब आपको रेडॉक्स पढ़ाएंगे अभी। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह लो, या इसी को डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। डेटिव बॉन्ड को ही हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड, या इसी को हम सेमी पोलर बॉन्ड भी कहते हैं। सेमी पोलर बॉन्ड भी कहते हैं। तो बहुत सारे नाम होते हैं, कोऑर्डिनेट और डेटिव ही ज्यादा चलते हैं। या इसको को आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। वैसे इसका सबसे अच्छा नाम यही होता है, को आयनिक बॉन्ड, लेकिन ज्यादा यूज में जो है वो है कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। अब देखो इसको एरो से डिनोट करते हैं, तो या तो इसको एरो से डिनोट करो, या इसको दिखाने की दूसरी तरीका होता है, या ऐसे दिखाते हैं। देखो, या इसको क्या करते हैं, देखो क्या इसको हम वैसे ही नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड से ही दिखाते हैं। इसको हम नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड से ही दिखाएं। दूसरा तरीका ये है कि उसको नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड से ही दिखाओ। डोनर के ऊपर एक प्लस दिखाओ, इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया बॉन्डिंग में। भाई जनरली तो उसको एक एक देना चाहिए था, किसे एक उसे, लेकिन दोनों ही सीन दिया, इसका मतलब इसने एक एक्स्ट्रा दिया। तो डोनर पे एक प्लस और एक्सेप्टर पे एक माइनस दिखाओ। तो या तो ऐसे लिखो और या ऐसे लिखो, 2 तरीके होते हैं इसको लिखने के, कोऑर्डिनेट को। ठीक, चलो तो अब जैसे स्ट्रक्चर बनी हो हम वैसे निकालेंगे इस तरीके से। इसको ध्यान रखो, बिना इसके अभी फॉर्मल चार्ज नहीं निकलेगा। हम पहले अब ओजोन पे ही निकालना आपको दिखाते हैं। देखो, फॉर्मल चार्ज इन ओजोन, कोई सी स्ट्रक्चर बनी हो, हम दोनों को बना के देखो, दोनों से निकालते हैं, हम दोनों स्ट्रक्चर से निकालते हैं। मान लो ऐसी एग्जाम में बन के आ जाए तो क्या होंगे आंसर, और ऐसी बन के आ जाए तो क्या होंगे, देखना तुम्हारे आंसर भी सेम आएंगे। ये माइनस है, ये प्लस। चलो अब एक एक करके हम दोनों में निकालते हैं। देखो पहले इस वाले में निकालते हैं। इस ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में तो हमेशा 6 ही रहेंगे। बॉन्ड कितने बनाए हैं? 2 बनाए हैं। बस अनशेयर्ड में ही प्रॉब्लम होती, उसे समझो। देखो 6 थे, 6 में 2 ने शेयरिंग करी, तो अनशेयर्ड कितने बचे? 4। तो यहाँ कितना आ गया? 0। ठीक, इसका देखो, इसका बड़ा मजेदार है भाई। वैलेंस शेल में 6 और ये एक बॉन्ड बना ना, कोऑर्डिनेट भी एक बॉन्ड है, तो बॉन्ड कितने बनाए इसने? 1। बॉन्ड कितना बनाया? 1। अब इसके पास ध्यान से सुनो, 6 थे, लेकिन इस 6 में इसने तो शेयरिंग में कोई दिया नहीं, इसने तो लिए हैं, दिया तो कोई नहीं। इसका मतलब इसके 6 के 6 क्या पड़े? खाली पड़े, अनशेयर्ड है। फिर से समझो, देखो इसने कोई इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में नहीं दिया। यहाँ देखो,
इसने तो, इसके तो 6 अभी भी ऐसे ही हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके 6 तो ऐसे ही दिख रहे हैं, इसने तो कुछ दिया ही नहीं। तो इसके अनशेयर्ड अभी भी कितने, 6 के 6 ही है। तो इसका मतलब यहाँ फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा, -1। अब बीच वाले का फॉर्मल चार्ज निकालो इसका, भाई वैलेंस शेल में 6। अब देखो बॉन्ड इसने अपने चारों तरफ 2 इधर बनाए, 1 इधर बनाए, 3 बॉन्ड बनाए, ठीक, 2 एक तरफ, 1 एक तरफ। अब ध्यान से देखना अनशेयर्ड कितने बचे, देखो ध्यान से, 6 में इसने 2 तो इधर वाली ऑक्सीजन से लेफ्ट वाली ऑक्सीजन के साथ शेयर किए और 2 इधर दे दिए कोऑर्डिनेट में, तो 4 दे दिए 6 में, तो अनशेयर्ड कितने बचे, 2 बचे। देख लो ऊपर स्ट्रक्चर में देखो, 2 इसने देखो इधर दिए हैं, ये क्रॉस से बनाए हमने है, और 2 इसने इधर दिए, 4 ही तो दिए, तो अनशेयर्ड कितने बचे, देखो ऊपर रेड से 2 दिख रहे हैं, तो अनशेयर्ड इसके पास कितने बचे, 2 बचे। तो इसका मतलब इसका फॉर्मल चार्ज कितना आ गया, +1। तो ओजोन की 3 ऑक्सीजन में बीच वाले का +1 और एक का 0 और एक का -1। इस वाली स्ट्रक्चर से देखो, जैसी स्ट्रक्चर बनी हो वैसी निकाल के देखते हैं फॉर्मल चार्ज, ठीक है। इधर देखो, अब मान लो ये स्ट्रक्चर बन जाए तो हम कैसे निकालेंगे, इसको कह लो स्ट्रक्चर ए, ओजोन की है, इसको कह लो स्ट्रक्चर बी। देखो यहाँ पे तो सेम ही आएगा भाई, 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में 2 बॉन्ड बनाए हैं और कोई 2 शेयरिंग में दिए तो 4 अनशेयर्ड बचे, इसका मतलब इसका तो अभी भी 0 आ रहा है। इसका देखो, अब देखना ध्यान से सुनो, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे बन के आए, तो ऐसे बन के जब आए तो आप ये जो बीच में बॉन्ड बना है तब इसको आप नॉर्मल कोवेलेंट मानिए, जब ऐसे लिखा है तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मानिए, जब ऐसे लिखा है तो इसको कोऑर्डिनेट मानिए, और ये मानिए कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें दिए, ध्यान समझो। और जब ऐसे बन के आए तो आप इसको मानेंगे कि ये कोवेलेंट है, ये कौन सा, अब इसे हम कोवेलेंट बॉन्ड मान के चलेंगे, सारे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट ही होते हैं। और जब कोवेलेंट मानेंगे तो कैसे आएगा, देखो फॉर्मल चार्ज, भाई ऑक्सीजन के 6 बॉन्ड कितना बनाए, 1, अब अनशेयर्ड निकालो, 6 थे इसने, ध्यान से देखना 6 थे, माइनस इसी में ऐड करो, हमने कहा था प्लस माइनस यू में ऐड करना है, तो 6 थे वैलेंस शेल में, एक माइनस आ गया, 7 हो गए, ठीक, कितने हो गए, 7 हो गए। अब जब इसे हम कोवेलेंट बॉन्ड मानना है, ध्यान से सुनो, जब हम इसे हम कोवेलेंट बॉन्ड मानना है तो हम ये मान के चलेंगे कि इसने एक दिया, एक इस ऑक्सीजन ने दिया, ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा मान के चलना पड़ेगा कि एक इलेक्ट्रॉन इस वाली ऑक्सीजन ने दिया, एक इसने दिया है, ध्यान से समझो क्या कह रहा हूं, कि दोनों ने एक एक दिए, तब इसको ऐसा मानना। जब ऐसा बना है कोऑर्डिनेट का, ऐसा ऐसे बन के आया तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस बन के आया तो हम उसे कोवेलेंट मान के सॉल्व करेंगे, और जब कोवेलेंट मान के सॉल्व करेंगे तो देखो 6 थे वैलेंस शेल में, माइनस मतलब एक बढ़ गया, 7 हो गया, उस 7 में एक ने इधर शेयरिंग कर दिया में खर्च हो गया होगा, तो हम ये मान के चलेंगे, तो फिर कितने बचे, 6 बचे तुम्हारे, तो इसका मतलब कितने आ गया, -1। ऐसे इस वाली ऑक्सीजन का निकालो, देखो वैलेंस शेल में 6 टोटल बॉन्ड, उसने अपने चारों तरफ 3 बना लिए। अब देखो 6 थे, 6 में एक इधर चला गया शेयरिंग में, है ना, एक इधर एक इधर, 3 चले गए, 1 2 3, 3 चले गए, और एक प्लस भी है, प्लस का मतलब एक और कम हो गया, तो 4 चले गए टोटल, 6 थे, एक प्लस में निकाल दो, 5 बचे, प्लस का मतलब कम हो गए, और 3 बॉन्ड बनाए हैं, 3 बॉन्ड का मतलब सब में एक एक दिए हैं, तो इसका मतलब 3 और कम कर दो, है ना, 5 में 3 और चले गए, 2 बचे, इसका मतलब कितना आ गया, +1। इसका मतलब देखो आप, बड़ा कमाल की बात है, क्या कमाल है कि इस केस में ये आंसर है, इस केस में भी आंसर ये है, इस केस में आंसर ये है, इस केस में भी आंसर ये है, और इस केस में ये है, इस केस में भी आंसर ये है। इसका मतलब दोनों स्ट्रक्चर, इसका मतलब दोनों स्ट्रक्चर में क्या है, सेम फॉर्मल चार्ज आएंगे। तो कभी कभी सेम आते हैं स्ट्रक्चर्स अगर कई बनी हो, और कभी कभी क्या आते हैं, अलग आते हैं। बताओ इसमें कोई डाउट हो, नहीं समझ में आ तो पहले इतना बताओ, फिर हम आगे बात करें, ठीक है भाई।
देखो जरा, ठीक है, क्या हुआ देख लें। ये वाला भी और दिखाते हैं एग्जाम्पल, और प्रैक्टिस कराएंगे तो और समझ में आ जाएगा आपके। तो कभी कभी दो स्ट्रक्चर बनी होती हैं, सेम फॉर्मल चार्ज आंसर निकल के आते हैं, कभी कभी अलग निकाल के आते हैं। तो ओजोन का ये बना हो चाहे ये बना हो, दोनों से आंसर सेम ही आता है। ठीक, ओजोन निगेटिव जिसमें ऑक्सीजन था, एक बार इसको फिर से समझ लो, निगेटिव पॉजिटिव वाले को हमने क्या किया, निगेटिव में फॉर्मल उसके वैलेंस शेल में पहले 6 रखे, है ना, वैलेंस शेल में उसके कितने 6 इलेक्ट्रॉन रख दिए। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूं, उसके बाद ये कह रहा हूं कि भाई 6 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए। अब बॉन्ड उसने कितने बनाए हैं, एक बनाए हैं। बॉन्ड उसने कितने बनाए, एक बनाया, तो एक रख दिया 6-1, ये 6 रखे फिर -1 किया। अब जब प्लस माइनस बना है, ऐसा वाला एरो नहीं बना है, तो हम इसे नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड मान के चलेंगे। और जब इसको कोवेलेंट मानेंगे तो ये मानेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयरिंग में अपना दे दिया है। तो इस हिसाब से क्या हुआ बेटा जी, 6 थे वैलेंस शेल में, माइनस में एक बढ़ा लो 7 हो गए। 7 में एक इलेक्ट्रॉन उसने शेयरिंग में दे दिया तो कितने बचे, 6। ऐसे करेंगे। सेम बीच वाले में क्या, बैलेंस शेल में 6 हैं, 3 बॉन्ड बनाए हैं। अब 6 थे, प्लस में कम कर दो, बचे 5। 5 में उसने 1 2 3 बॉन्ड बनाए, तीनों तरफ एक एक दे दिया होगा, तो 5 में 3 चले गए, 2 बचे, तो इसलिए आंसर +1। अभी इन स्ट्रक्चर ए और बी की स्टेबिलिटी और बाकी बातें बाद में करेंगे, है ना। कौन सी स्ट्रक्चर स्टेबल है, दोनों सही है, स्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं है, दोनों सही है, लेकिन एक स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, एक स्ट्रक्चर कम स्टेबल है। ये कैसे, क्योंकि फॉर्मल चार्ज के बेस पे हम स्टेबिलिटी पता लगाते हैं। कैसे पता लगाएंगे, उसके अभी रूल्स लिखेंगे तब इनको बताएंगे, अभी रूल्स नहीं बता रहे, पहले निकालना सीख रहे हैं। 4th एग्जाम्पल देखो, समझो भाई। 4th एग्जाम्पल जैसे एजाइड वाला था, देखो वो वाला हम करते हैं। ऐसे था, एक स्ट्रक्चर इसकी ये थी और एक स्ट्रक्चर इसका ये था। ठीक, 2 स्ट्रक्चर है। इसको स्ट्रक्चर को शॉर्टकट ऐसे लिख दिया करेंगे, समझ जाओ। ये स्ट्रक्चर ए है और ये स्ट्रक्चर इसकी बी मान लो। ठीक, चलो अब एक एक निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, वैलेंस शेल में कितने 5 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड कितने बनाए उसने 3 बना लिए। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 बॉन्ड बना लिए, बड़ी खुशी की बात भाई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अनशेयर्ड 5 में से 3 ने बॉन्ड बना लिए, तो 2 अनशेयर्ड बचे, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आ गया, 0 फॉर्मल चार्ज। अब इसका निकालो, देखो बीच वाले का। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड देखो 3 एक तरफ एक तरफ, इसका मतलब टोटल बॉन्ड इसने कितने बनाए, 4 बनाए। अब 4 बॉन्ड बनाने में 4 इलेक्ट्रॉन खर्च कर दिए होंगे। फिर से समझो, 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। पहली बात तो एक प्लस है, एक प्लस वहीं कम कर दो, तो 5 में से एक कम कर दो, 4 बचे। और 4 ही बॉन्ड बनाए, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड बनाने में क्या हो गए होंगे, खर्च हो गए होंगे। तो बचे कितने, कोई नहीं बचा। 5 थे, प्लस का मतलब एक कम करो, 4 बचे। और 4 जब बचे, 4 ने 1 2 3 4 बॉन्ड बना लिए, तो अनशेड कितने, 0। तो इसका मतलब कितना आ गया, +1। इसका निकालो, देखो वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बनाए 1, ये तो आसान होता है, मेन ये यू ही होता है बस, बाकी तो सब इजी सा है। अब देखो 5 थे, 2 माइनस है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, जितने माइनस उतने इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, जितना प्लस उतने इलेक्ट्रॉन कम कर दो। 5 में 2 बढ़ा दो, कितने होगा, 7। अब 7 में उसने एक बॉन्ड बनाया, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया। 7 में उसने एक बॉन्ड बनाया, एक इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया, तो बचे कितने, 6। तो अनशेयर्ड 6 बचे, सॉल्व कर लो तो कितना आ गया, -2। ठीक, अब जरा इधर वाले पे निकालते हैं। देखो यहाँ पे कितना, वैलेंस शेल में 5 बॉन्ड बनाए 2। अब देखो माइनस है इस पे, तो 5 वैलेंस शेल में रहे होंगे, -1 बढ़ा दो, एक इलेक्ट्रॉन, 6 हो गए। 6 में 2 इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग करी है, 2 बॉन्ड बनाए उसने, तो 2 चलेगा, तो बचे कितने, 4। तो इसका मतलब कितना आ गया, -1। इस पे निकालो, तो इस पे कितना आ गया भाई, देखो वैलेंस शेल में 5 बॉन्ड, इसने दोनों तरफ कितने बनाए, 2 2 4, 4 बॉन्ड हो गए। अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन थे, प्लस का मतलब एक कम कर दो, 4 बचे। और उन 4 इलेक्ट्रॉन्स ने 4 बॉन्ड 1 2 3 4 तरफ बना लिए,
तो 4 बचे, 4 ने 4 बॉन्ड बना लिए, तो बचे कितने अनशेयर्ड 0, तो कितना आ गया +1। इसका देखो फॉर्मल चार्ज, जैसे इसके पास वही 5 टोटल बॉन्ड 2 है ना, 5 में 1 ऐड कर दो क्योंकि माइनस है, तो 6 तो यही हो गए, और 6 में से 2 बॉन्ड में 2 खर्च हो गए, तो बचे कितने 4, तो कितना आ गया -1। तो देखो आपकी दोनों स्ट्रक्चर में फॉर्मल चार्ज सेम नहीं है, पीछे वाली स्ट्रक्चर में दोनों स्ट्रक्चर्स में फॉर्मल चार्ज हमारे क्या थे, सेम थे, लेकिन अब की दोनों स्ट्रक्चर में हमारे फॉर्मल चार्ज सेम नहीं है। अब की दोनों स्ट्रक्चर में हमारे फॉर्मल चार्ज सेम नहीं आ रहे हैं, देखो है कहीं अब की सेम नहीं है आपके, अब की हमारा क्या आ रहा है, देखो दोनों के अलग अलग आ रहे हैं। भाई यहाँ पे इसका -2 आ रहा है, जबकि यहाँ पे इसका -1 है, यहाँ पे इसका +1 आ रहा है, जबकि यहाँ पे चलो +1 सेम आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, ये -1। तो बीच वाली नाइट्रोजन का तो सेम है, लेकिन जो कोने वाली एंड वाली नाइट्रोजन हैं उनके साइन सेम नहीं है, उनके साइन हमारे क्या हो गए, बदल चुके हैं। तो ये अब इन दोनों में कौन सी स्टेबल है वो बाद में बात करेंगे, अभी रूल्स जब बता देंगे, इतना निकालना सीखे। कोई डाउट इसमें किसी को बताओ। ठीक है। अब जैसे होता है ना अमोनियम आयन, देखो जस्ट सपोज है अमोनियम आयन, इसका हमें निकालना है। ठीक, देखो अमोनियम आयन की स्ट्रक्चर ये है, और नाइट्रोजन पे प्लस, तो बीच वाली बस नाइट्रोजन पे निकालना और किसी पे नहीं निकालना है। ठीक, तो नाइट्रोजन पे निकाल लो। तो देखो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, बॉन्ड कितने बनाए, 4। अब देखो 5 थे और प्लस उसी पे है, इसका मतलब एक कम करो 4, और 4 ने 4 बॉन्ड बना लिए, तो अनशेड कितने 0। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो तुमको ये महसूस होगा अभी तक के एग्जाम्पल से, जो जिस आइटम पे चार्ज है वही आंसर आ रहा है। देखो अभी तक के जितने एग्जाम्पल है अगर उन्हें तुम ध्यान से देखोगे तो आपको ये लगेगा कि जो जिस आइटम पे चार्ज है वही आंसर भी आ रहा है। देखो यहाँ वाली आइटम पे देखो, इस नाइट्रोजन पे ध्यान से देखो, जो जिस आइटम पे चार्ज है वही आंसर आ रहा है। ध्यान से देखो इस आइटम पे कौन सा चार्ज है, कोई नहीं है, तो 0 है, 0 ही आ रहा है। इस नाइट्रोजन पे कौन सा है, +1 चार्ज है, +1 आंसर। इस नाइट्रोजन पे कितना है, -2 है, तो -2 आ रहा है। इस नाइट्रोजन पे कितना, -1, ये -1 आ रहा है। इस पे प्लस है तो प्लस आ रहा है, इस पे माइनस है तो माइनस आ रहा है। जो दिख रहा है वही आंसर आ रहा है, लेकिन ये बात हमेशा नहीं होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है, जैसे यहाँ पर भी देखो +1 दिख रहा है ना इस पे, तो वही आंसर भी आ रहा है। ऐसा जनरली ऐसा होता है, जो चार्ज दिया होता है वही फॉर्मल चार्ज दिखाई देता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है। देखो मैं एक एग्जाम्पल आपको ऐसा दिखाता हूँ, जो दिखेगा वो नहीं आएगा। देखो जैसे मान लो एल्युमिनियम आयन है, एल्युमिनियम आयन पे जब हम 6 वाटर की रिएक्शन कराते हैं, ये भी आगे पढ़ेंगे, तो इस एल्युमिनियम +3 को 6 वाटर 6 लोन पेयर देते हैं चारों तरफ से। देखो एक ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया इधर से, एक इधर से मिल गया, एक इधर से मिल गया, है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। लोन पेयर जब मिलता है तो उससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हमने देखा कि एक ही आइटम 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो हम ये समझ गए कि लोन पेयर टाइप का दे रहा है कुछ। अभी क्या होता है डिटेल में बात करेंगे, चिंता मत करो। जब चैप्टर खत्म होगा ना तब तुम मास्टर बन जाओगे इस चैप्टर का, ये हम बता रहे हैं, पक्की बात बता रहे हैं। अभी तुम इसको धीरे धीरे जानोगे ये चैप्टर के बारे में। अभी आज की डेट में तुम मानोगे नहीं, लेकिन मैक्सिमम जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, चाहे कोटा में पढ़ा रहे हो, चाहे आकाश में पढ़ा रहे हो, किसी कोचिंग में, मैक्सिमम हमारा ही नोट्स पढ़ के पढ़ाते हैं पूरे इंडिया में। भी आप जानते नहीं है इस बारे में, हमको बहुत अच्छे से जानते नहीं एक्चुअली आप लोग, इसलिए भी उतना नहीं जानते होंगे। तो मैक्सिमम टीचर इन्हें हमारे नोट्स जो है नेट गेट के जो हम पढ़ाते हैं उसको लेकर ही पढ़ाते हैं, और बहुत से तो पढ़ाए हुए हमारे पढ़ाते ही हैं वो। तो अभी धीरे धीरे बेटा जी डेवलप करेंगे आपको हम।
तो धीरे धीरे थोड़ा वेट रखो, तो एक आध चैप्टर ये पूरा कंप्लीट होने दो। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब आपको फील होगा कि हाँ क्या हमें क्वालिटी मिली है। तो पहले आप जैसा देखो, अभी हम एल्यूमिनियम पे निकालेंगे, ध्यान से देखना। इस एल्यूमिनियम पे हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, ध्यान से समझो। आपको क्या दिख रहा है, इस एल्यूमिनियम पे +3 दिख रहा है ना। तो अभी तक हम यही कह रहे थे जितना दिखता है उतना ही आंसर आता है। तो +3 दिख रहा है, +3 आना चाहिए। जरा देखो, एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन 283 13 होता है एटॉमिक नंबर। बोरॉन के नीचे है 13 ग्रुप में। तो वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड कितने चारों तरफ दिख रहे हैं, 6 बेटा जी बॉन्ड हो गए। अब देखो अनशेयर्ड कितने, पहली बात इसने शेयरिंग में तो कोई दिया नहीं, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर रहा है तो दे तो कुछ नहीं रहा है, लेकिन 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे और +3 चार्ज है। इसका मतलब वो 3 तो जा चुके हैं, इसका मतलब कितना हुआ 0। अब देखो आंसर कितना आया है, दिख रहा है +3 और आ कितना आ रहा है -3। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा तुम्हारा आंसर वही आए जो दिख रहा है, ठीक है। एक्चुअली ये वाले कंपाउंड कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो आप ऐसे कह सकते हो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं, उनमें वही आंसर जनरली नहीं आता, लेकिन बाकी सब जगह तुम्हारे जो नॉर्मल कंपाउंड है उनमें वही आएगा जो एटम पे चार्ज दिख रहा है। ये खास बात, कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री एक पूरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अलग से चैप्टर है तुम्हारा, वहां पढ़ेंगे। तो देखो जैसे एल्यूमिनियम पे वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, फिर से समझ लो चारों तरफ उसके कितने बॉन्ड बन गए, 6, इतना समझ में आ गया। अब चूंकि +3 चार्ज है और 3 उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वही तीनों चले गए प्लस में, तो 0 बचे। तो अनशेयर्ड कितने बचे, 0। तो कितना आ गया -3। आई बात समझ में। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे देखो जरा, ठीक है। इसको बल्कि नीचे लिख देते हैं आपके लिए अलग से, वरना नोट्स में खिचड़ी हो जाएगा, बाद में पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा। देखो नोट करके एक बार, किसी कंपाउंड पे कुल कितना चार्ज होता है, टोटल चार्ज ऑन कंपाउंड उतना ही होगा जितना सारे आइटम्स का फॉर्मल चार्ज का जोड़ होगा। सम ऑफ फॉर्मल चार्जेस, ठीक। किसी कंपाउंड में सारे फॉर्मल चार्जेस का जोड़ सम उतना ही आना चाहिए जितना कंपाउंड पे चार्ज है। अगर नहीं आ रहा है तो समझ लो तुम्हारा गलत है, कि आंसर चेक करने का तरीका है। और आ रहा है तो इसका मतलब सही है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल अभी हमने ओजोन का निकाला, O डबल बॉन्ड O, ये ऐसे था, मान लो इस स्ट्रक्चर। भाई ओजोन पे कितना चार्ज होता है बोलो, ओजोन पे कोई चार्ज दिख रहा है, कोई चार्ज नहीं दिख रहा हमें, तो टोटल चार्ज यहाँ कितना 0। जरा फॉर्मल चार्ज देखो, इसका कितना आया था, इसका 0 था, इसका फॉर्मल चार्ज कितना था +1, इसका फॉर्मल चार्ज कितना निकाला था -1। सबको ऐड कर दो तो 0 + 1 - 1 = 0। ये क्या है, सम ऑफ फॉर्मल चार्ज। तो देखो फॉर्मल चार्ज का सम वही आएगा जो टोटल चार्ज है। आ रहा है देखो 0 0। जैसे हमने एजाइड आयन निकाला था, जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर थी हमारी, कोई से का देख लो, तो इसका फॉर्मल चार्ज 0 आया था, इसका फॉर्मल चार्ज +1 आया था, इसका फॉर्मल चार्ज -2। देखो टोटल एजाइड आयन क्या होता है, एजाइड आयन हमारा ये है, टोटल चार्ज कितना दिख रहा है 2 माइनस और +1, -1 ही तो है। और इनका सम निकाल लो, इनका सम कितना हुआ जरा जोड़ो, 0 +1 और -2, तो -1 ही तो आएगा। तो देखो चार्ज और सम ऑफ फॉर्मल चार्ज सेम आ रहा है। अगर सेम ना आए तो इसका मतलब तुमने गड़बड़ किया है, ठीक। तो हमेशा किसी कंपाउंड में जितना चार्ज होगा उतना ही सारे फॉर्मल चार्जेस का सम आएगा। बताओ भाई, इतनी बात समझे सब लोग, नहीं समझे? तो मेरे ख्याल में फॉर्मल चार्ज आप निकाल सकते हो। तो होमवर्क में फॉर्मल चार्ज है, आप निकालना और ग्रुप में सेंड कर देना अपने होमवर्क को प्रैक्टिस के लिए।
ग्रुप में भी भेज सकते हो, नहीं भेजो तो उसी नंबर पे जो ग्रुप का नंबर है, फोन नंबर, उसमें आप पर्सनली मुझे भेज सकते हो, मैं बता दूंगा सही है या गलत है। पर्सनली भेज दो, ग्रुप में भेजने में हेजिटेशन हो अगर तो आप पर्सनली भेज सकते हैं, जिसकी जैसी मर्जी। तो देखो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड की ये स्ट्रक्चर, ठीक। इसमें इस पे भी फॉर्मल चार्ज निकालो क्या है, और इस पे भी फॉर्मल चार्ज कितना है ये आप निकालना। HNC आइसोसाइनिक एसिड होता है ये, HNC को हम कहते हैं आइसोसाइनिक एसिड। ठीक, इसमें तीनों एटम के फॉर्मल चार्ज निकालना प्रैक्टिस है ये आपके लिए, ठीक। ये निकालना भैया आपके होमवर्क हो जाएगा, इससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हमें फॉर्मल चार्ज कैसे निकाल ले, ठीक है। दो ये और एक ऊपर दिया है NO वाला, वो बना के दिखाना, ठीक। चलो इतना समझ में आ गया होगा। सिंपल सिंपल सा एग्जाम्पल ही पूछता है एग्जाम में, कोई आपसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछेगा, लेकिन कितना भी कठिन पूछे, स्ट्रक्चर बनी है तो आप ऐसे निकालो, गलत नहीं आएगा, आराम से आपका सबका सही निकल आएगा, कोई ऐसा इशू नहीं आएगा फॉर्मल चार्ज। अब बात कर रहे थे हम स्टेबिलिटी की, है ना। फॉर्मल चार्ज का यूज क्या है, स्टेबिलिटी निकालने के काम में आता है, स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर को बताने के काम में आता है फॉर्मल चार्ज। तो कैसे आता है भाई, कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है जो ऊपर पढ़ी हमने उनमें, एक ही कंपाउंड की कई सारी स्ट्रक्चर आ जाए तो हम कैसे बताएंगे कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है ना। तो देखो इसके कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं, पहला देखो, वो स्ट्रक्चर सबसे स्टेबल होगी वो स्ट्रक्चर जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर बनी होती है। न्यूट्रल स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल होती है, मोर स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर। पहली बात, इसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में पॉइंट लिख रहा हूं, इसी सीक्वेंस में आपको इन पॉइंट्स को फॉलो करना है। न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर्स। जो न्यूट्रल बनी होती हैं वो चार्ज स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होती है। दूसरा पॉइंट बाद में लगाओ, वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होंगी जिसमें, वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होंगी जिसमें ज्यादा से ज्यादा एटम्स के फॉर्मल चार्जेस जीरो आए। स्ट्रक्चर्स विद मैक्सिमम एटम्स हैविंग zero formal charges, zero formal charges are more stable, वो ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक। थर्ड पॉइंट देखो, ये आगे भी काम आएंगे तुम्हारे जब रेजोनेंस पढ़ेंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी निकालने बहुत आता है एग्जाम में ऑर्गेनिक में, वहां भी यही रूल काम आएंगे। तीसरी बात, इन अभी तो तुम्हें इन दो की जरूरत पड़ेगी ऊपर वाले, तीसरी चौथी की जरूरत अभी आपको कम पड़ेगी, लेकिन लिख यही दे रहे हैं, बार बार कहां लिखेंगे। तो स्ट्रक्चर्स विद मैक्सिमम एटम्स हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट, जिन स्ट्रक्चर्स में ज्यादा से ज्यादा एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं वो स्ट्रक्चर्स ज्यादा स्टेबल होते हैं। हमेशा इसी सीक्वेंस में 1 2 3, ये नहीं कि पहले थर्ड रूल लगा दिया फिर फर्स्ट रूल पे चले गए, ऐसे नहीं चलेगा वरना गड़बड़ हो जाएगा। फिर स्ट्रक्चर जिसमें बॉन्ड का नंबर ज्यादा होता है वो ज्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल होती है। तो स्ट्रक्चर्स विद मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स, मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स जिसमें बॉन्ड ज्यादा होते हैं आर मोर स्टेबल। फिर फिफ्थ पॉइंट देखो, वो स्ट्रक्चर्स जिनमें जब चार्ज वाली स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना हो, फॉर चार्ज स्ट्रक्चर्स, फॉर चार्ज स्ट्रक्चर्स
तो चार्ज स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होंगी जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पास हो, प्लस प्लस माइनस माइनस दूर हो, क्योंकि प्लस प्लस और माइनस माइनस पास होंगे तो वहां रिपल्शन होगा, और रिपल्शन से एनर्जी बढ़ती है, और एनर्जी बढ़ती है तो स्टेबिलिटी कम होती है। ध्यान रखो, स्टेबिलिटी एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसकी एनर्जी जितनी कम होती है वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। ध्यान रखो। दूसरी बात, रिपल्शन जहां होगा वहां एनर्जी बढ़ेगी, इंक्रीजेस एनर्जी, और एट्रैक्शन जहां होगा वो एनर्जी को डिक्रीज करेगा। इसका मतलब एट्रैक्शन से स्टेबिलिटी बढ़ती है, रिपल्शन से स्टेबिलिटी घटती है। ये तो जनरल पॉइंट्स हैं, काम आएंगे। चार्ज स्ट्रक्चर में देखो क्या होना चाहिए। पहली बात, जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब ये क्या होता है, ये अभी बात करेंगे आगे, अभी हम जब आएगा इस टाइप का एग्जाम्पल। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव होना चाहिए एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक। दूसरी बात, एक जैसे चार्जेस, सेम चार्जेस एक दूसरे से दूर होने चाहिए, शुड बी फार अपार्ट, एक दूसरे से दूर होने चाहिए, और अपोजिट चार्ज पास होने चाहिए। एंड क्योंकि अपोजिट पास होंगे अट्रैक्शन होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अपोजिट चार्जेस should be close to each other. तो एक जैसे दूर दिखाओ, अलग अलग पास दिखाओ। इन जनरल यही होता है, कभी कभी एक्सेप्शन होता है, वो एक्सेप्शन को अलग से डिस्कस करेंगे, वो ऑर्गेनिक में आएगा, यहाँ तो कहीं नहीं आएगा। खैर ठीक, इतने रूल से तुम्हारा काम अभी चल जाएगा। इन रूल्स को हम लोग फिर से बाद में यूज करेंगे, जब रेजोनेंस पढ़ेंगे वहां एक दो फिर और एक्स्ट्रा रूल भी बताएंगे। अभी तो यहाँ इतने ही रूल्स की जरूरत है। तो जरा देखो, अब इन रूल्स के बेस पे अब हम एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करेंगे। बस ये पढ़ा दें, बस खत्म हो जाएगा, फिर आपको डाउट बताएंगे, फिर अगली क्लास के लिए कल। पहले इसको खत्म कर लें। जैसे हमने ओजोन की दो स्ट्रक्चर बनाई थी, देखो एक ये बनाई थी, है ना, ए मान लो, और एक हमने ये बनाई थी, ये बी स्ट्रक्चर। फॉर्मल चार्ज इसका कितना आया था, 0। इसका फॉर्मल चार्ज कितना, +1। इसका फॉर्मल चार्ज कितना, -1। यहाँ पे इसका फॉर्मल चार्ज 0, इसका फॉर्मल चार्ज -1, इसका फॉर्मल चार्ज 0। बोलो कौन सी स्ट्रक्चर स्टेबल है, चलो आप ही बताओ। रूल्स आपके सामने लिख दिए, मैं तब तक दूसरे लिख रहा हूँ। यहाँ देखो, बोलो भाई, पहले वाले में कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है? हम्म, एक ही बच्चे ने जवाब दिया है बी, और कोई भी बच्चा नहीं बता रहा है, और किसी को समझ में नहीं आया क्या? बी, सबका बी आ रहा है। ठीक है, जरा देखो तो स्टेबिलिटी इनकी, पहला पॉइंट क्या था, पहले पहला पॉइंट लगाएंगे, पहले पहला पॉइंट लगाएंगे। इसमें बहुत से टीचर्स तक गलत कर देते हैं लगाने में, इसलिए ध्यान रखो। पहला पॉइंट क्या था, न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर। जिन जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर है वो चार्ज स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होती है। देखो पहली वाली स्ट्रक्चर में फॉर्मल चार्ज को भूल जाओ तुम, है ना। फॉर्मल चार्ज तो देखो दोनों में
देखना ही नहीं अभी हमें। पहले तो पहला पॉइंट क्या है, जो न्यूट्रल है, जिस पर कोई चार्ज नहीं बना। पहले वाली स्ट्रक्चर में कोई चार्ज कहीं बना है, प्लस माइनस कहीं नहीं बना है, लेकिन दूसरे वाली स्ट्रक्चर में देखो प्लस और माइनस बना है। इसलिए जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल होगी, तो ए स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी बी से। बहुत से टीचर इसमें उल्टा पढ़ाते हैं, बी को ज्यादा स्टेबल कर देते हैं। इसे बेटा ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं लोग। दूसरे वाले में बताओ कुछ समझे? ये पहला वाला समझे, अभी हम ओपन भी कर रहे हैं तो उसमें डाउट पूछ लेना। दूसरे वाले में बोलो जल्दी से। अब यहाँ तो चार्ज वाली ही, दोनों स्ट्रक्चर चार्ज वाली है। और जब दोनों चार्ज वाली हो तो हमने क्या कहा, जिसमें फॉर्मल चार्ज ज्यादा से ज्यादा आइटम के जीरो हो। देखो इसका फॉर्मल चार्ज जीरो आया था, इसका कितना आया था +1, इसका कितना आया था -2, इसका कितना आया था -1, इसका कितना आया था +1, इसका कितना आया था -1। यहाँ तो तीनों आइटम में फॉर्मल चार्ज किसी का जीरो नहीं है, और यहाँ कम से कम यार एक आइटम तो है जिसका जीरो है। तो जिस स्ट्रक्चर में ज्यादा से ज्यादा एटम के फॉर्मल चार्ज जीरो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए यहाँ भी पहली वाली ज्यादा स्टेबल होगी। समझे कुछ? अभी डाउट लेते हैं, 1 मिनट रुक जाओ बस, जिसका भी डाउट है। देखो पहले होमवर्क दे दें फिर आपको डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस के लिए। देखो मैं 2 कंपाउंड CNO लिख रहा हूं, C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। एक तो स्ट्रक्चर ये है ए स्ट्रक्चर, और एक स्ट्रक्चर है ये। ठीक, 2 स्ट्रक्चर मैंने बना दी एक ही कंपाउंड बी। इसको हम कहते हैं साइनेट आयन, इसका नाम है साइनेट आयन। और ये N पहले आ गया तो आइसोसाइनेट। अब होमवर्क ये है इसमें क्या, एक तो फाइंड फॉर्मल चार्जेस ऑन ऑल आइटम, सारे आइटम पे फॉर्मल चार्ज निकालना, एंड उनकी अरेंज करना स्टेबिलिटी, अरेंज स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी अरेंज करना। ठीक, चलो ये होमवर्क हो गया, ये पढ़ाई हो गई। अब हमारा डाउट सेशन 5 मिनट इसमें लेंगे, बस क्लास ओवर। चलो भाई